हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। और इंट्रोडक्शन में हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिससे आप सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ। तो हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में बेसिकली क्या है, जैसे कोई भी आप अगर एक फॉर एग्जांपल आप एक रेक्टेंगल लेते हैं और अगर उस रेक्टेंगल की आप लेंथ और ब्रेथ को फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेथ को x एज्यूम कर लेते हैं और आपको ये ऑलरेडी गिवन है कि उसका जो एरिया है दैट इज़ 300 मीटर स्क्वायर और आपका लेंथ जो दिया हुआ है दैट इज़ 2x+1। अगर आपको इस फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आपको क्लियरली पता है कि अगर हमें उसको एरिया के फॉर्म में लिखना है तो हम ये बोलेंगे कि एरिया विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो आप अगर उसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे कि जो आपका लेंथ होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ x+1 मल्टीप्लाई बाई x और उसका आंसर आपको कितना मिलेगा 300। अगर मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा दैट विल बी 2x² प्लस x एंड ये 300 आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा -300 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये जो फॉर्मेट होता है इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट बोलते हैं। तो जब भी आपको एरिया निकालना होता है तो आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो आपके लेंथ भी आपका लीनियर फॉर्म में है और ब्रेथ भी आपका लीनियर फॉर्म में है, उन दोनों का प्रोडक्ट होकर वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है एक तो, और सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी फॉर्मेट में अगर आपको पता करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स को x+1 से, तो दैट विल बी x² प्लस एक्स एंड साथ में आपके पास लिखा हुआ है +8। अगर आप a+b और a-b को सोल्व करेंगे तो दैट विल बी x² -4। अब आप इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा दैट विल बी x² प्लस एक्स प्लस 8 -x² एंड +4 इक्वल्स टू 0। जब मैं इस वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ तो आपका x² से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आंसर बचेगा दैट विल बी 8 + 4 कितना हो जाएगा 12। अब हमें ये ध्यान रखना है कि सामने देख के हमें डिसाइड नहीं करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होगा नहीं होगा। जैसे हमने रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई किया, वहाँ एक फॉर्मेट मिल रहा था, यहाँ पे भी आपको सोल्व करने के बाद एक फॉर्मेट मिल रहा है दैट इज x+12। और आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं x+12 किसका फॉर्मेट है, लीनियर इक्वेशन का। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं कि कौन से फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे और कौन से फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो फॉर्मेट होगा दैट विल बी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आपको एक कंडीशन ध्यान रखना है कि a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, बिकॉज a अगर 0 हो गया तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि कभी भी x² का कोफिशिएंट हमें कभी भी 0 नहीं करना है। सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि जो ए बी सी है, ए बी एंड सी, उसका वैल्यू जो बिलोंग करेगा वो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू आपकी उसकी हो सकती है। अब हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें कौन कौन से फॉर्मेट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट तो आप ये चीज़ देख लीजिए कि अगर मान लीजिए आपका बी का वैल्यू 0 हो गया, इस केस में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट मिलेगा दैट विल बी ax² प्लस सी इक्वल्स टू 0। सेकेंड अगर आपको देखेंगे, अगर आपको सी 0 हो गया, ए को तो हम 0 नहीं कर सकते बट बी और सी अगर रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं तो वो 0 हो सकते हैं। तो अगर आप ये फॉर्मेट अगर सी को 0 हो जाएगा तो दैट विल बी ax² प्लस bx इक्वल्स टू 0। तो अगर आपको फर्स्ट वाला फॉर्मेट मिल रहा है वो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, आपका ये सेकंड वाला फॉर्मेट मिल रहा है तब भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अगर आपको थर्ड वाला फॉर्मेट मिल रहा है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मेट इन तीनों में से कुछ भी मिल रहा है तो आप बोल देंगे कि दैट विल बी फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड हमें ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो जो ग्राफ होगा आपका दैट विल बी पैराबोला। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी
पैराबोला। तो हमें ध्यान रखना है कि पैराबोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होगा। जैसे कभी कभी हमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स दी होती है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो हमें पता है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। तो हम थोड़ी देर के लिए उनको अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम जो आपके नंबर्स होंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होंगे दैट विल बी x एंड x+1। आपने ये अज्यूम कर लिया। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 306 है। अगर आप इनका प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी x मल्टीप्लाई बाई x+1, और उसका आंसर आपको दिया हुआ है दैट इज़ 306। आप इनको प्रोडक्ट करेंगे x को x से, दैट विल बी एक्स स्क्वेयर, नेक्स्ट विल बी x, एंड 306 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, दैट विल बी 306। इसका मतलब इस वर्ड प्रॉब्लम से जो आपने इक्वेशन क्रिएट की है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, एंड c की वैल्यू कितनी है माइनस 306। इसका मतलब 100% ये जो फॉर्मेट होगा वो किसका होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होगा। तो हम किसी भी फॉर्मेट को देख के पता कर सकते हैं कि दैट फॉर्मेट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट और नॉट, ऑन द बेसिस ऑफ ये जो 3 फॉर्मेट आपको सामने दिख रहे हैं, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस c, ax² प्लस bx इक्वल्स टू 0। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें हम सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को बेसिकली बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। पहला चीज़ हमें ये पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमें फैक्टराइजेशन मेथड में ये करना होता है कि जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है इसको आप फैक्टर फॉर्म में पहले लेके आएंगे और वहाँ से आप इसके रूट्स निकालेंगे। तो सॉल्यूशन का मतलब है कि हम उसके रूट्स निकाल रहे हैं। तो डिग्री के पास डिग्री इसका कितना है 2, तो इसके पास कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। तो पहला चीज़ हमें बात कर लेते हैं कि हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेसिकली क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, जो भी आप स्प्लिटिंग कर रहे हो मिडिल टर्म की, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट होना चाहिए 10x²। एंड अगर आप मिडिल टर्म को सोल्व करते हैं, दो पार्ट में जब स्प्लिट करते हैं तो आप उनको अगर सोल्व करते हैं, आप उनको प्लस या माइनस करते हैं, तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए दैट विल बी 5x 7x। अब हमें देखना है कि हमें 10x कैसे मिल सकता है, जिसको सोल्व करें तो 7x। तो हम इस पार्ट को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। एक आपके पास पार्ट हो जाएगा 5x एंड दूसरा पार्ट हो जाएगा आपके पास 2x। बिकॉज 7x को अगर मैं 5x एंड 2x में स्प्लिट करूँगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 10x² मिल जाएगा। तो आपने इन दोनों को स्प्लिट कर लिया और अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिया, दैट विल बी x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गया तो हम ग्रुपिंग की तरफ जाएंगे। ग्रुपिंग की तरफ जाएंगे तो फर्स्ट 2 टर्म में से जो कॉमन आ रहा है दैट विल बी x, एंड यहाँ पे आपके पास कितना होगा, दैट विल बी x प्लस 5। नेक्स्ट 2 टर्म में से आप कॉमन लेंगे दैट विल बी 2, एंड यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, दैट विल बी x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसमें से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है तो आप x प्लस 5 बाहर लिख लीजिए, एंड नेक्स्ट आपके पास कितना हो जाएगा x प्लस 2। तो आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। जब आप फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे अपने रूट्स बताने। तो रूट्स बताने के लिए आप पहले क्या करते हो, जो आपका फर्स्ट फैक्टर है उसको इक्वल्स टू 0 करता है। तो x प्लस 5 की वैल्यू 0 करेंगे और x की वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी -5। सेकेंड, आपका सेकेंड रूट निकालने के लिए आप क्या कर देते हो, सेकेंड फैक्टर को इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। सो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो x का वैल्यू आपके पास कितना होगा, -2। तो ये जो लास्ट में आपको x की दो वैल्यूज मिल रही है यही आपके रूट्स को या सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप फैक्टराइजेशन की फॉर्म से इजीली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके और फैक्टर्स में कन्वर्ट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्यूशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम सेम क्वेश्चन रखते हैं और उसका भी इसी तरीके से हम सॉल्यूशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में
हमें जो सॉल्यूशन फाइंड करना है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से करना है। तो पहले आप ये देख लीजिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपने आंसर्स निकालेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो दिस फॉर्मूला विल बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टोटल 3 वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ए बी सी। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और रूट निकाल के देखते हैं। तो हमने वही एग्जांपल ले लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन में लिया था। तो एग्जांपल आपका क्या होगा, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी ए, सो ए विल बी 1। बी क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल बी बी, सो बी विल बी 7। एंड कांस्टेंट टर्म अगर आप देखेंगे तो आपको जो लास्ट में लिखा हुआ है विदाउट वेरिएबल दैट विल बी कांस्टेंट। अब हमें यहाँ पे फैक्टर, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो बी की वैल्यू माइनस, यहाँ बी 7 होगा तो यहाँ -7 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट विल बी 49 माइनस 4a 1 एंड सी विल बी 10। तो आपने ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी और 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a 1 है तो यहाँ पे 2 कितना, 2 ही हो जाएगा। सो अगर आप इसको थोड़ा एक स्टेप और सोल्व करते हैं तो दिस विल बी -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन आपके पास कितना आएगा 2। अब मैं इस पार्ट को फर्दर सोल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा, x विल बी -7 प्लस माइनस 3, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3, अपॉन कितना लिखोगे आप 2। इसका मतलब x का एक वैल्यू मैं प्लस के साथ लिखूंगा, x का एक वैल्यू मैं माइनस के साथ लिखूंगा। तो -7 प्लस 3 अपॉन 2 एंड सेकेंड वैल्यू जो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी -7 -3 अपॉन 2। तो अगर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी -4 अपॉन 2 एंड सेकेंड अगर आप वैल्यू निकालेंगे दैट विल बी -10 अपॉन 2। तो x की वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको दैट विल बी -2 और यहाँ पे जो आपको x की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी -5। और ये जो वैल्यू आपने फाइंड की है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से सोल्व कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको फैक्टराइजेशन से करना है तो आपको वहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना है तो फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी यूटिलाइज कर सकते हैं जो आप एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बेसिकली हमें नेचर ऑफ रूट्स का पता करना है। नेचर ऑफ रूट्स जो होता है वो आपका डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंडेंट होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है पहले देख लेते हैं। जो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेसिकली इसमें ये जो रूट के अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डी का जो वैल्यू है दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपकी इस वैल्यू पे ही डिपेंडेंट होता है कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा। तो पहला कंडीशन आपको क्या याद रखना है कि एक मान लीजिए आपको फर्स्ट कंडीशन में ये मिल जाता है कि डी इज ग्रेटर देन 0। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डी ग्रेटर देन 0 मिल रहा है तो आप अपने रूट्स का नेचर लिखेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट के बाद सेकेंड कैटेगरी आपको जो मिलती है दैट इज क्या पता आपका डी 0 आ जाए। अगर आपका डी 0 आ गया है तो आप अपने रूट्स को बोलेंगे कि रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। दोनों रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डी भी हम डिसाइड कर सकते हैं। थर्ड अगर आपको मिल जाता है कि डी की वैल्यू है दैट इज़ लेस देन 0 तो आप इसको क्या लिखते हैं, रूट्स आपके नॉट रियल होंगे। और इसको अगर आप इमेजनरी लिखेंगे तो दोनों का मतलब सेम ही है। नॉट रियल का मतलब
इमेजिनरी रूट्स होंगे हमारे। तो इन 3 कैटेगरी पे हम नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये 3 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनमें हमें पता करना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। तो हम डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डी का वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, दैट विल बी 9 माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना होगा, दैट विल बी 1, एंड सी कितना होगा आपके पास -10। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो डी का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 40, 40 ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल आपको आंसर 49 मिलेगा। इसका मतलब ये किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन जीरो को। इसका मतलब आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप क्वेश्चन को डी पे डिपेंडेंट रखेंगे, नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन को। जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आप यहाँ डी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो डी का जो वैल्यू होगा दैट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब आप यहाँ पे निकालेंगे कि डी की वैल्यू बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर दैट विल बी 1, माइनस 4, ए विल बी 4 एंड सी विल बी 1। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो डी का जो वैल्यू मिलेगा 1 माइनस 16 मिलेगा, दैट विल बी -15। तो यहाँ पे आपको -15 मिल रहा है, इसका मतलब आपके रूट्स कैसे हो जाएंगे, नॉट रियल कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी, तो आप क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर वाला टर्म, बी वाला टर्म है ही नहीं, बी वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब कितना रहा होगा, बी 0। तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो डी का जो वैल्यू मिलेगा आपको, ये तो 0 हो गया, -4, ए कितना हो गया आपके पास 1, एंड सी कितना हो गया आपके पास, दैट विल बी -16। तो आपके पास टोटल कितना हो गया यहाँ पे, डी का वैल्यू कितना होगा, दैट विल बी 64। तो आप क्या बोल सकते हैं, योर रूट विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। डी कैसा आ रहा है आपका, ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे आपका डी कैसा आ रहा था, लेस देन जीरो। तो हम यहाँ पे जिस कैटेगरी को फॉलो करेंगे वो कौन सा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ डी हम नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट होंगे, क्या वो दोनों रूट रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, तो डी ग्रेटर देन जीरो। अगर वो रियल एंड इक्वल होंगे तो डी इक्वल्स टू जीरो, एंड अगर वो नॉट रियल होंगे तो डी आपको मिलेगा लेस देन जीरो। तो हम ओनली बेसिस ऑफ डी ये डिसाइड करेंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मेनली जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती है वर्ड प्रॉब्लम में। तो बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें हमें क्या अज्यूम करना होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो आपको कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एंड कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इनको अज्यूम करना आना चाहिए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया हुआ है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया हुआ है तो आप उनको अज्यूम कर लीजिएगा x एंड x+1। सेकंड, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ये भी दिया होगा कि क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव आपको इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स की कैटेगरी दी होगी। इवन अगर ऑड नंबर्स का कैटेगरी दिया हुआ है तो आप जानते हैं अगर 1 के बाद जो इवन नंबर आएगा, सॉरी 1 के बाद जो ऑड नंबर आएगा दैट विल बी 3। इसका मतलब एक नंबर आपका x होगा एंड सेकंड नंबर आपका x+2 होगा। तो कभी भी आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर या कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर अज्यूम करना है तो आप इस कैटेगरी को फॉलो कर सकते हैं और क्वेश्चन का स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड, कभी कभी हमें एजेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो आप वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड डील करेंगे तब। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रख लीजिएगा, तो किसी की भी अगर एज, प्रेजेंट एज, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि जो भी आपकी प्रेजेंट एज होगी उसको आपको अज्यूम करना है और क्वेश्चन में वही पूछा हुआ होगा। तो आपको टोटल 3 कैटेगरी में काम करना है, एक प्रेजेंट एज, एक आपका पास्ट एज हो जाएगा, और एक आपका फ्यूचर एज हो जाएगा। आप क्वेश्चन में कोई भी कैटेगरी दे सकता है, आपको किस तरीके से अज्यूम करना है वो देख लीजिए। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए मैं इसकी एज ले लेता हूँ, कोई भी 2 कैटेगरी है ए और बी, मैं एक का एज ले लेता हूँ एक्स और दूसरे का एज ले लेता हूँ मैं x+5। अब हमने 2 कैटेगरी का पहले से पता लगा लिया कि एक होगा एक्स और एक दूसरा होगा x+5। अब अगर हमें फ्यूचर देखना है, फॉर एग्जाम्पल हमें ए ईयर्स लेटर देखना है, तो अगर आप ए ईयर्स के बाद में देखना चाहते हो, यहाँ आप पास्ट एज में ए ईयर्स पहले देखना चाहते हो, तो आप जो भी प्रेजेंटेज होगी उसमें आप माइनस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, x-a पास्ट एज में जाने के लिए, और अगर आप इसमें भी माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा,
x+5 माइनस ए। तो ये आपके पास्ट एज को रिप्रेजेंट करेगा। एक ही जगह कुछ मिलेगा आपको कि 5 ईयर्स अगो, इस तरीके के क्वेश्चन में। तो पास्ट एज में आपको माइनस करना है, फ्यूचर एज में आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि ए ईयर्स लेटर, तो आप क्या करेंगे, x+a करेंगे। उसी तरीके से आप प्रेजेंट एज में क्या करेंगे, x+5 + a करेंगे। अब आपको जिस कंडीशन पे दिया हुआ है, अगर फ्यूचर वाले में दिया हुआ है तो फ्यूचर में आपको रिलेशन बनाना है, और अगर पास्ट में रिलेशन दिया हुआ है तो पास्ट में आपको रिलेशन बनाना है। ये दो कैटेगरी पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया होता है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का आपको एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो आपको स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम का जो प्रोडक्ट होता है उसका वैल्यू दिया हुआ है डिस्टेंस। अब हमें ये ध्यान रखना है, जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट होकर कोई आपको एक क्वांटिटी मिल रही है तो आपको हमेशा क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिस्टेंस दिया हुआ है किसी क्वेश्चन में 300। अभी हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 300। अब आपको पता है डिस्टेंस है ना, वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है। कौन कौन सी दो चीज़ों का, एक स्पीड और एक टाइम। तो हम यहाँ पे स्पीड को अज्यूम कर सकते हैं। वो क्या अज्यूम करोगे आप, एक स्पीड को अज्यूम करना है, एक टाइम को अज्यूम करना है। हमें पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 300 आना चाहिए। तो आप स्पीड को x अज्यूम कर लीजिए और टाइम को आप 300/x अज्यूम कर लेंगे। बिकॉज अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 300 ही मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको डिस्टेंस दिया हुआ है उसका एक पार्ट x होगा एंड सेकंड पार्ट आपका जो क्या होगा 300/x। और इस तरीके से आप अपनी जो भी कंडीशन दी हुई है उसमें आप इस स्पीड और टाइम से अपना कंडीशन बनाएंगे और वो क्वालिटी इक्वेशन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से डील करना है वर्ड प्रॉब्लम से। अब हम इसी के कुछ पार्ट और हैं, उनको भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको एरिया से रिलेटेड डील करना होगा। जब भी आपको एरिया से रिलेटेड डील करना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम आपको रेक्टेंगल से डील करना पड़ेगा। तो आपको ये भी पता है कि जब भी हमें एरिया से डील करना पड़ेगा तो एरिया जो होता है वो लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन होता है, और वो आपको क्या होता है, एरिया। अब ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन की तरह ही, स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा। अगर आपको कभी भी एरिया गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एरिया को थोड़ी देर के लिए। आपको एरिया आपको दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर, और आपको यहाँ दो चीज़ों से डील करना है, एक लेंथ और ब्रेथ। तो आप थोड़ी देर के लिए अपने लेंथ को जो है अज्यूम कर सकते हो, दैट विल बी x, और ब्रेथ को आप अज्यूम कर सकते हो, दैट विल बी 300/x। तो अगर हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ विल बी एरिया। तो अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे आपको 300 मिल रहा है। तो हम वन वेरिएबल में क्वेश्चन को अज्यूम कर सकते हैं, वन विल बी x एंड अनदर विल बी 300/x। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सम ऑफ टू नंबर्स भी गिवन होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे सोल्व करते हैं। आपको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ टू नंबर आपको दिया हुआ है 10, और आपको उन दोनों नंबर को अज्यूम करना है। तो आप हमेशा क्या करेंगे, अपने फर्स्ट नंबर को क्या अज्यूम कर लेंगे, x, और सेकंड नंबर को आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, 10 - 6। ये सब काम हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो हम ओनली वन वेरिएबल में काम करेंगे। तो आप जो भी अज्यूम कर रहे हैं वो आपके वन वेरिएबल में होने चाहिए। यहाँ लेंथ भी x में है, ब्रेथ भी आपका x में है, तो आप इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नंबर है दैट इज ऑल्सो x, एंड सेकंड नंबर भी आपका 10 - 6 है। इसका मतलब वो भी हमारा एक ही वेरिएबल में चल रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो भी वन वेरिएबल में फॉर्म होगी। नेक्स्ट आपको कभी कभी इस प्रोडक्शन टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। बेसिकली प्रोडक्शन टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी फैक्ट्री में अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे तो वहाँ दो चीज़ों से डील करते हैं वो, एक क्वांटिटी और एक कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल। तो हम दो चीज़ों से डील करेंगे किसी भी क्वेश्चन में प्रोडक्शन वाले में। एक तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, सेकंड आपको देखना है कि हमें टोटल क्वांटिटी कि नंबर ऑफ आर्टिकल से डील करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल से डील करना पड़ेगा। अब इसमें भी प्रोडक्ट वाला रूल ही लगेगा। मान लीजिए वो आपको बोल रहा है कि हमारा 90 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ है। आपको क्या बोला गया है कि जो आपकी कंपनी में है वो जो आपको टोटल कॉस्ट है या प्रोडक्शन जितना भी हुआ है वो आपका कितना है, 90 रुपीज़। अब हमें पता है कि प्रोडक्शन बेसिकली होता क्या है। अगर आप कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ आर्टिकल से
तो किसी भी अगर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को आपको अज्यूम करना है तो देट विल बी एक्स, एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगर आपको अज्यूम करना है देट विल बी 90 अपॉन एक्स। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंपनी में मान लीजिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो रहे हैं 100 और एक आर्टिकल का रेट है 5 रुपीज़, तो टोटल जो प्रोडक्शन आपका टोटल कॉस्ट जो हो गया आपका कितना हो गया 500। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एक चीज़ काम में लेते हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब आपको पता है जब भी हम दो चीज़ों के प्रोडक्ट को मिलता है हमें टोटल कॉस्ट, अगर आपको टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़ दिया हुआ है तो वन विल बी एक्स एंड अनदर विल बी 90 अपॉन एक्स। हमने एरिया वाले कॉन्सेप्ट में भी यही चीज़ काम में लेती है। तो इस तरीके से अज्यूम करके आप किसी भी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर एंटर हो सकते हो। सबसे मेन टास्क ये होता है कि हम अज्यूम क्या करें। कंडीशन तो हम सेटिस्फाई करवा देंगे, वो कुछ आपको बोलेगा उसको आपको सेटिस्फाई करवाना है। तो इस तरीके से आप इन सारे कॉन्सेप्ट को काम में लेके क्वालिटी क्वेश्चन के अंदर एंटर हो सकते हैं और उसके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन से आप डील कर सकते हैं और सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।